नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कल से शुरू होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। टैक्स की दरों पर आम सहमति बनाना होगा मुख्य एजेंडा। सोने की बढ़ती तस्करी और गिरते आयात से चिंता में आई सरकार। नीतियों की होगी दोबारा समीक्षा। सर्जिकल स्ट्राइक पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का विवादित बयान। आरएसएस की शिक्षा से मुमकिन हो सका हमला। कांग्रेस ने कहा रक्षा मंत्री के लायक नहीं पर्रिकर। श्री मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री होने के लायक नहीं। कमजोर ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में रही आज तेज गिरावट। सेंसेक्स 144 पॉइंट टूटा। निफ्टी 8,550 के नीचे गया। सितंबर तिमाही में अल्ट्राटेक ने दिया अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफा 600 करोड़ रुपए के पार, लेकिन मार्जिन पर रहा दबाव। चीनी सामानों के बहिष्कार के अभियान ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता। दिवाली पर चीनी सामान की 30% तक घटी बिक्री। और ओला उबर की सवारी हुई महंगी। 20 किलोमीटर से ज्यादा की सवारी करने पर चुकाने होंगे अब दोगुने तक ज्यादा दाम। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। कल से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होने जा रही है, जो 3 दिन तक चलेगी। इस बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स की दरों पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। पूरी खबर और डिटेल जानने के लिए चलते हैं हम अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और ये बैठक कितनी अहम मानी जाए जहां तक दरों की बात है? इस बैठक में सबसे जो प्रमुख मुद्दा छाया रहने वाला है वो है कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दरें क्या हो, यानी जीएसटी के तहत टैक्स की दरें क्या रखी जाए। इसको लेकर अलग अलग मत है। राज्यों के साथ सलाह मशविरा के बाद इस पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। एक तो मुद्दा यह है कि जीएसटी के तहत 18% का दर रखा जाए, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। दूसरा यह है कि शुरू के कुछ दिनों के लिए अलग अलग सामानों पर अलग अलग टैक्स की दरें रखी जाए। यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग टैक्स दरें सुझाए जा सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद राज्यों के साथ सहमति बनने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें करीब 1 से 2 दिन तक का समय लग सकता है। जरूरी नहीं कि इसी बैठक में इस पर अंतिम फैसला भी हो जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। इसके लिए कुछ फॉर्मूले पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसका विस्तृत मसौदा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा मुद्दा यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद किसके अधिकार क्षेत्र में कौन टैक्स के अधिकार क्षेत्र में कौन से टैक्स पेयर आएंगे, इस पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सर्विस टैक्स को लेकर मतभेद बना हुआ था कि सर्विस टैक्स कलेक्शन और पर किसका अधिकार रहेगा, तो इस मतभेद को भी सुलझाने की कोशिश इस बैठक में होने की संभावना है। लेकिन यह बैठक काफी अहम साबित होगी इस लिहाज से कि इस बैठक के आधार पर ही सरकार जीएसटी बिल तैयार करेगी, जिसको सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की कोशिश करेगी और उसे पारित कराना भी चाहती है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। कल ब्रिक्स समिट के डिक्लेरेशन में आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ एक साथ आने की बात कही गई और आज चीन ने फिर अपना रंग दिखा दिया। चीन ने आज कहा कि आतंकवाद को किसी भी देश या धर्म से जोड़ना गलत है। आपको बता दें कि गोवा में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा था कि दुर्भाग्य से आतंकवाद की जन्मभूमि हमारे पड़ोस का ही एक देश है। इसी बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में चीन के विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि जैसे चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, उसी तरह किसी देश या धर्म को आतंकवाद से जोड़ने का भी विरोध करता है। और चीन के इसी रवैये से देश के लोगों में इस वक्त गुस्सा है और ये गुस्सा उतर रहा है चीन में बने माल पर। और इसीलिए हो रहा है चीनी माल पर बवाल। देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर व्यापारियों में लेकिन घबराहट है। व्यापारियों का कहना है कि लोग चीनी सामान से किनारा कर रहे हैं और मेड इन इंडिया सामान मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारी दिवाली के हिसाब से पहले ही माल खरीद चुके हैं और अब उन्हें भारी घाटे का डर सता रहा है। हमारे संवाददाता अर्णव वसावड़ा ने कुछ व्यापारियों से बात की। सर, ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जो ये चाइनीज सामान के बहिष्कार की जो मुहिम चल रही है, उससे आपके कारोबार पर कितना असर हुआ है और क्या वजह है? देखिए, यदि इस कैंपेन को पूरे नजरिए से देखें तो पिछले साल के मुकाबले रिटेलर और होलसेलर के बीच में लगभग 30% डिमांड में गिरावट आई है चाइना के आइटम्स को लेकर के। और कहीं ना कहीं जब कोई सोशल कैंपेन घरों तक पहुंच जाता है और जिसकी चर्चा महिला और बच्चे करने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा विषय देश में बनता है। और जहां तक हमारे व्यापारियों का सवाल है,
तो उनके मन में इस बात को लेकर के चिंता है कि यदि कंज्यूमर कैंपेन के साथ में गया तो जो इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि दिवाली का जो प्रोक्योरमेंट है वो चाइना से लगभग 2-3 महीने पहले हो चुका है, तो चाइना की दिवाली तो मन चुकी है। तो इस कैंपेन का सीधा असर वो हमारे अपने व्यापारियों पर पड़ेगा। ज्यादातर कौन सी चीजों की बिक्री अभी कम हो रही है चाइनीज की, अगर हम बात करें तो? ये पटाखों की लड़ियों की बिक्री तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप ये बताइए कि ग्राहक आपके पास आता है तो पिछले साल किस तरीके का उनका रवैया था चाइनीज आइटम को लेकर, और इस बार क्या डिमांड वो कर रहे हैं? ऐसा है, पिछले साल तो लोग ले रहे थे, इस साल जो है लोग कोई पूछ ही नहीं रहा चाइना को। वो कहता है कंपनी चाहिए, इंडियन कंपनी का माल चाहिए, फिलिप्स का चाहिए, सिस्काटा का चाहिए, बजाज का दो आप लड़ी। आप ये बताइए कि अब नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाले हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स है वो बिकते हैं, तो अब इस दिवाली में जो आपको नुकसान हो रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप चाइना से और प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहेंगे? जो हमें दिवाली पे नुकसान हुआ अमूमन वो भी हमें क्रिसमस और नए साल पे भी इसका हमें असर काफी देखने को मिलेगा। और कंज्यूमर में जो पैट्रियोटिक की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, तो उसके अनुसार हमें लगता है कि नुकसान हमारा काफी है ना ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। बस 30 से 40% तक हमें जो नुकसान हुआ है वो आगे भी क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक तरफ कारोबारी अपनी बिक्री को लेकर फिक्रमंद है, तो दूसरी तरफ ज्यादातर लोग चाइनीज माल को न खरीदने की बात कर रहे हैं। कम से कम लोग दिवाली की लाइट और पटाखों के मामले में चीन का माल नहीं खरीदना चाहते। अंकल, अगर दिवाली की बात करें तो रोशनी का ये त्योहार है, और अगर आपसे मैं ये जानना चाहूं कि इस बार आप क्या खरीदारी कर रहे हैं, लाइट्स खरीद रहे हैं, बल्ब या फिर दिया? सिर्फ कैंडल्स, नो चाइनीज, नथिंग, ओनली इंडियन कैंडल्स, जिससे कि रोशनी पूरी हो। और चाइनीज को अवॉइड करना एक एक करके तभी होगा जब हम लोग सोच लेंगे कि यस कि हमने इसको अवॉइड करना है। अगर हम लाइटिंग की बात करें तो क्या आप चाइनीज लाइटिंग खरीद रही हैं या फिर इंडियन? हम इंडियन लाइट से खरीदेंगे, चाइनीज आइटम्स को अवॉइड करेंगे। इस साल लाइट ही नहीं खरीदेंगे, हम दिए जलाएंगे। लाइट नहीं जलाएंगे? हाँ, लाइट नहीं जलाएंगे, इस बार दिए जलाएंगे, क्योंकि चाइना का स्टॉक है। व्यापारी आज यही सोच रहा है कि मेरा व्यापारी का नुकसान हो रहा है, वो सीधा नुकसान है इनका, और इसीलिए वो चाइनीज बेच रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर को चाहिए कि दिए जलाए, एक साल स्टॉक पड़ा है ना, ये भी डेड होना चाहिए। अगर हम पटाखों की बात करें तो इसमें चाइनीज भी मौजूद है, इंडियन भी। आपकी क्या पसंद है और क्यों? नहीं, हमारी तो इंडियन पसंद है। चाइनीज पटाखा तो इस टाइम बाजार में देखने को नहीं मिल रहा, और पहले 2-3 साल पहले शायद मिल जाता था। इस बार चाइनीज नजर नहीं आ रहा। इस टाइम ज्यादा जितने भी ब्रांड नजर आ रहे हैं वो इंडियन नजर आ रहे हैं। लेकिन चाइनीज पटाखों की अगर हम दाम की बात करें तो आपको लगता है कि वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं इंडियन के मुकाबले? देखिए कि दाम में तो सस्ते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन के हिसाब से और सेहत के हिसाब से बड़ा नुकसानदायक है। अब वो चांस की बात है, वो बैन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी। अब ये इंडियन ब्रांड चल रहे हैं, इंडियन ब्रांड ही हम ले जाएंगे। तो लोग नहीं है इस पक्ष में कि वो चाइनीज माल खरीदें, तो चीन के माल के विरोध के चलते ज्यादातर व्यापारी दूसरी तरफ परेशान है। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और न सिर्फ समर्थन, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा इसके लिए एक बैठक की और प्रस्ताव पास किया। हमारे साथ है वडोदरा चैम्बर के सेक्रेटरी नीलेश भाई। नीलेश भाई प्रेसिडेंट है। नीलेश भाई, ये बताइए कि आज की जो मीटिंग हुई उसमें बड़ौदा चैम्बर का किस तरह का स्टैंड रहेगा? जैसे एक चीज है कि हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, दैट WTO के करार के मुताबिक एक तो हम कुछ रोक नहीं सकते, पर साथ में एक चीज जरूर है कि जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज के रिलेटेड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और बाकी के लोगों को जो परेशानी है और ट्रेड को, तो उनके सुझाव के लिए हमें ये अवेयरनेस में सपोर्ट करना है। किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा चाइना के ऊपर जब यहाँ पे माल आना बंद होगा? मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये चाइना की आइटम का जो बॉयकॉट है, ये हमने करीब 15 साल से चाइना की आइटम का यूज किया। हमारी छोटी छोटी कंपनियां बंद भी हो गई, वो हमने सहन कर लिया। आज हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारे देश पे कुठाराघात किया है, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, पाकिस्तान को सहयोग देके हमारे देश पे हमला करा रहे हैं। तो इसके कारण चाइना की इकोनॉमी पे, इसके लिए ही हम चाइना की प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं।
तो एक तरफ लोग और कई व्यापारी भी चीन के माल के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की मोबाइल कंपनी Xiaomi ने आज से अपनी ऑनलाइन सेल शुरू की है और इस सेल में मिल रहा है ₹1 में स्मार्टफोन। Xiaomi ने आज से दिवाली सेल की शुरुआत की है, जिसमें यह ऑफर दे रहा है। 17 से 19 अक्टूबर तक चलने वाली इस सेल में कंपनी के कई और प्रोडक्ट पर भी डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। कंपनी हर दिन 2 बजे फ्लैश सेल भी कर रही है, जिसमें ₹1 में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। फ्लैश सेल में Redmi 3S Prime की बिक्री आज की गई, जबकि Redmi Note 3 को कल और MI 4 को परसों बिक्री के लिए रखा जाएगा। फ्लैश सेल में हर डिवाइस की केवल 30 से 100 यूनिट तक की बिक्री के लिए होंगी। इस सेल को लोगों का भी जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। इधर Amazon, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज की दिवाली सेल भी आज से शुरू हो गई। शॉपक्लूज ने इतने कम में दिवाली सेल, जबकि Amazon में ग्रेट इंडियन फेस्टिव नाम से सेल शुरू की है। फ्लिपकार्ट 17 से 19 अक्टूबर तक खास ऑफर दे रहा है, तो Amazon की सेल 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगी। यानी दिवाली पर एक बार फिर सेल का सीजन पूरी तरह शुरू हो चुका है, क्योंकि पेटीएम की महाबाजार सेल, स्नैपडील के अनबॉक्स दिवाली सेल पर भी अच्छे ऑफर्स हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स आदि पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। और ये भी बताएं आपको कि Amazon और फ्लिपकार्ट का ये सेल का राउंड नंबर 2 है। अभी 4 दिन की सेल वो इसी महीने लगा चुके हैं और अब दोबारा से 3 दिन की सेल में वो फिर उतरे हैं। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सर्जिकल स्ट्राइक पर शुरू हुआ बयानों का सिलसिला अब तक नहीं थमा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले का क्रेडिट आरएसएस के प्रशिक्षण को दिया। गुजरात के अहमदाबाद में अपनी सेना को जानिए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के राज्य से हैं और रक्षा मंत्री मार्शल रेस के राज्य से, गोवा से हैं। ऐसे में ये अलग तरह का एक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा कि उड़ी हमले के बाद लोग जब उन पर सवाल उठा रहे थे तो प्रधानमंत्री और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रक्षा मंत्री के बयान पर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री के बनने के लायक ही नहीं है। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहां से मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर, बट दिस वाज क्वाइट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। एक बात साफ तौर पर उभर के आती है कि श्री मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। The gentleman is an embarrassment to the defense ministry. सेनाओं ने जो सीमा पर शौर्य दिखाया है, उसके लिए हमारी पार्टी और सारे देश ने सेना की सराहना की है। रक्षा मंत्री के इस वक्तव्य से सैनिकों का भी हौसला पस्त होगा और देश की जनता का भी। मनोहर पर्रिकर जितना कम बोलेंगे सेना के राष्ट्र के हित में उतना ही अच्छा होगा। और यहां पर आवाज एट 9 में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद महंगे सोने ने किसकी नींद उड़ाई है बताएंगे आपको। सोने की बढ़ती तस्करी और गिरते आयात ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। सितंबर में लगातार 9वें महीने सोने के आयात में गिरावट आई है। यही कारण है कि सरकार सोने से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करने का मन बना रही है। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। जानकारों के मुताबिक 10% कस्टम ड्यूटी, वेट, एंट्री टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के कारण सोने की मांग पर असर पड़ा है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी के कारण सोने की तस्करी भी बढ़ी है। इस खबर पर बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन साहब। कुमार साहब, कुछ समय पहले तक सरकार सोने के बढ़ते आयात से चिंतित थी, अब घटती मांग से परेशान है, कैसे समझा जाए इसे? बिल्कुल। आज जो इंटरनेशनल रेट में और इंडियन रेट में करीबन आज इंटरनेशनल रेट 26,920 के आसपास है, जो कि इंटरनेशनल रेट इंडियन रेट है वो करीबन आज 30,200 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जाके 1 किलो सोने पे 3 लाख रुपए का जो फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से जो एकदम अपने जो इंपोर्ट में जो कटौती आई है, करीबन अगर ये 9वां महीना चल रहा है और देखे तो कहीं न जाके लगभग 500 टन के आसपास इंपोर्ट आया है, जो कि करीबन 1100 टन पे रहता। तो कहीं न कहीं सरकार को टैक्स जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेवेन्यू मिलना था वो तो उसका लॉस हुआ ही हुआ है। इसके सामने अगर हम देखें तो जिस तरह से सोने की मांग हिंदुस्तान में रहती है हमेशा,
तो ये सोना अब देख रहे हैं कि आज ही एक दिन में हमने देखा कि 3 जगह से तस्करी का माल पकड़ा गया। सुबह में कहीं पे अपने दिल्ली से DRI की डिपार्टमेंट ने करीबन 21 किलो सोना पकड़ा है। इसी तरह चेन्नई एयरपोर्ट से और दूसरे 2-3 एयरपोर्ट। तो जैन साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो बीच में ड्यूटी बढ़ाई, जो थोड़ा इस पर शिकंजा कसा था, उसके कारण ही ये सब हुआ? बिल्कुल 100%। हमेशा सरकार से लोग बात करते रहे थे। हमने भी हमारे कई फेडरेशन ने सरकार से कहा था कि भाई नहीं, आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस कम होगा इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से जो इस स्मगलिंग के धंधे से लोग जुड़े हुए हैं उनकी मार्जिन कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो लोग इससे बिल्कुल हट जाएंगे। हमने पास में 1990 से लेकर जब गोल्ड कंट्रोल हटा था और आज से लेकर तब तक 2014 तक, जब तक की कांग्रेस सरकार थी, उस समय 1%, 2% या करीबन उसके आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी थी, तो तब कभी बिल्कुल इम्पोर्ट भी कम हुआ था, या इम्पोर्ट होता था तो इलीगल जो सोना आता था तस्करी से वो बिल्कुल कम आता। यानी कि लोग जो इस धंधे में जुड़े हुए थे बिल्कुल हट गए थे। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। आप जैसे देखिए, आज 1 किलो पे 3 लाख रुपए का फर्क पड़ता था। इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं। सुबह से शाम अगर 10 कैडबरी आदमी लेके जाए तो 30 लाख रुपए का धंधा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये शायद यही कारण है कि अब सरकार दोबारा इसकी समीक्षा करने का मन बना रही है और उसके लिए उसने बाकायदा कमेटी भी गठित कर दी। देखना है कि कमेटी क्या सिफारिशें देती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और अब रुख करेंगे बाजार का, जहां हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज गिरावट रही। हालांकि बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ जरूर हुई थी, लेकिन चंद ही मिनटों के भीतर बाजार में लाल निशान दिखने लगा। यूरोप के बाजारों से नेगेटिव संकेतों के बाद बाजार में बिकवाली और बढ़ी और निफ्टी 8,500 के स्तर को टूटने के बेहद करीब पहुंच गया। शुरुआत में बाजार को सहारा देने वाले बैंक शेयरों में भी आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 144 पॉइंट और निफ्टी में 63 पॉइंट की गिरावट रही। फ्यूचर ग्रुप कोश ब्रांड के तहत ओट्स सीरियल्स लॉन्च उसने किया है। इस मौके पर कंपनी के CEO किशोर बियानी ने कहा कि आने वाले 4 से 5 सालों में ओट्स के कारोबार से 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होने की उम्मीद है। I think we have set up a huge manufacturing unit in a joint venture in Sri Lanka, wherein 85 crores have gone into the whole plant and equipment and the factory setup. And we are working hard to build up this brand now. For the next 2-3 years, I think the amount spent will be more than 50 to 60 crores in building up this brand. We expect revenues to start with in the next 2 years to touch 200 crores because it's going to be a very, very widely distributed brand. And if things goes well, and if we are able to establish as the third grain of India, I think revenues can be in excess of 1,000 crores over a period of 4 to 5 years. टाटा ट्रस्ट और GE हेल्थकेयर ने 10,000 युवाओं की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए करार किया है। करार के तहत टाटा ट्रस्ट छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देगा और GE हेल्थकेयर ट्रेनिंग देगा। इसके लिए GE हेल्थकेयर 25 शहरों में अपने सेंटर्स खोलेगा। 3 साल के भीतर 10,000 स्टूडेंट्स को हेल्थकेयर सेक्टर में रोजगार पाने लायक ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। इस प्रोग्राम में 50% महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने इस करार पर खुशी जताई है। It's an exciting moment for me because it brings together two enterprises that have many common values and many common goals. The Tata Trusts have been involved with and committed to training and creating prosperity amongst its people. ओला उबर की सवारी हो गई है महंगी, कितना बढ़ेगा किराया बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अगर आप दिल्ली NCR में ओला उबर के जरिए 20 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं तो दोगुने से ज्यादा तक पैसे आपको देने होंगे। दरअसल दोनों ही कंपनियों ने लंबी यात्रा करने वालों के लिए किराए में बढ़ोतरी की है। 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए पहले की तरह उबर गो पर 6 रुपए और उबर एक्स पर 9 रुपए प्रति किलोमीटर ही लगेंगे, लेकिन यात्रा 20 किलोमीटर से ज्यादा होने पर उबर गो के लिए 12 रुपए और उबर एक्स के लिए 13 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। कुछ समय पहले ओला ने भी अपनी सर्विस माइक्रो के रेट 20 किलोमीटर के बाद 6 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलोमीटर तक कर दिए थे। और आवाज एट 9 में आज इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।